नमस्कार बच्चों, गणित के विद्यार्थियों के लिए मैं दीपक शर्मा एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस बार का हमारा वीडियो है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए और टॉपिक है निश्चित समाकलन भाग 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था निश्चित समाकलन क्या है और इसके कौन कौन से प्रगुण हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, सीखेंगे कि निश्चित समाकलन की सहायता से वक्र द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बच्चों, शुरू करें निश्चित समाकलन भाग 2। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे किसी वक्र द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली शर्त है या पहला महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो है कि वक्र y बराबर fx, x अक्ष और रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका किसका है? वक्र दिया y बराबर fx, x अक्ष और रेखाओं x बराबर a और x बराबर b, जबकि b बड़ा है a से, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा इंटीग्रेशन a टू b y ऑफ dx, या y का मान रख दें तो इंटीग्रेशन a टू b fx dx। ये उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है जो वक्र y बराबर fx, x अक्ष और रेखाओं x बराबर a और x बराबर b से घिरा हुआ है। इसी प्रकार वक्र x बराबर 5y, y अक्ष और रेखाओं y बराबर c और y बराबर d से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा इंटीग्रेशन c टू d x dy। क्यों? क्योंकि अब हमारा वक्र क्या है? वक्र जो है वो है y का एक फलन और किससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है? y अक्ष और y रेखाएं y बराबर c और y बराबर d से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसलिए क्षेत्रफल जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ c टू d x dy और x का मान रख दें तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन c टू d 5y dy। अब हम इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इन सूत्रों का उपयोग करके उदाहरण के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है परवलय y² बराबर 4ax तथा इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? वक्र दिया है, वक्र एक परवलय है और परवलय का समीकरण है y² बराबर 4ax और एक रेखा दी हुई है जो नाभिलंब जीवा है, तो परवलय और नाभिलंब जीवा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा प्रश्न में क्या दिया है? तो परवलय का समीकरण दिया हुआ है, हमने सबसे पहले परवलय का समीकरण लिख लिया। कितना है? y² बराबर 4ax, यहां से हमने y का मान निकाल लिया तो y बराबर कितना आ गया? 2√ax आ गया। अब हम देखें तो चित्र में हम समझने का प्रयास करते हैं, ये हमारी एक रेखा है और इस पर ये परवलय बना हुआ है। परवलय क्या है? y² बराबर 4ax, जिसका नाभि क्या है? s, जिसके निर्देशांक a 0 है, शीर्ष o है जिसके निर्देशांक 0 0 है और इसमें l s l डैश ये नाभिलंब जी है ना, शीर्ष दिया है, नाभि दिया है और नाभिलंब दिया है। अब अगर हम देखें तो ये LOS का जो क्षेत्रफल है ये क्या है? जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है ये,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल या अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल किसका, LOS का क्षेत्रफल, वक्र द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल LOS का क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम सूत्र लगा दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a y dx हो जाएगा। अच्छा y का मान रख दो तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 टू a 2 अंडर रूट ax। 2 अंडर रूट a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर ले लिया तो ये हो गया 4 अंडर रूट a इंटीग्रेशन 0 टू a x की पावर 1/2 dx। x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसका उपयोग यहां पर कर लिया तो कितना हो गया 4 अंडर रूट a x की घात 3/2 a बटे 3/2 और लिमिट 0 टू a हो गया। अच्छा लिमिट रख दो तो ये हो गया 3/2 अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 8/3 अंडर रूट a की घात 3/2, a की घात 3/2 और a की घात 1/2 मिल गया तो कितना हो गया a की घात 2, तो ये आंसर आ गया 8/3 a की घात 2। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परवलय y² बराबर 4ax और नाभिलंब जीवा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा 8/3 a² के बराबर होगा। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है वृत्त x² प्लस y² बराबर a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है वृत्त का समीकरण x² प्लस y² बराबर a²। हम जानते हैं कि यदि वृत्त का समीकरण x² प्लस y² बराबर a² है तो उस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता है और त्रिज्या a होती है। चूंकि इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है अतः यह वृत्त जो है x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। चित्र में हम देख लेते हैं, हमने चित्र में अक्ष ले लिए हैं और मूल बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त की कल्पना कर ली है जो x अक्ष को a पर और y अक्ष को b पर काटता है। इस प्रथम चतुर्थांश में वृत्त द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया AOB हो गया। ये जितना क्षेत्रफल यहां पे घेरा है इतना ही क्षेत्रफल द्वितीय चतुर्थांश में, इतना ही क्षेत्रफल तृतीय चतुर्थांश में और इतना ही क्षेत्रफल ये चतुर्थ चतुर्थांश में घेर रहा है। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल चतुर्थांश में AOB के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। ये जो चतुर्थांश में क्षेत्रफल घेरा है AOB इस क्षेत्रफल का 4 गुना पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x² प्लस y² बराबर a²। इस x² प्लस y² बराबर a² से हम y निकाल लें तो y बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट a² माइनस x²। अब हम मान लेते हैं कि वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु P है और उस P से एक हमने पतली सी पट्टी PM की कल्पना कर ली है, तब PM का क्षेत्रफल कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा। अब हमारे पास इस पतली पट्टी का क्षेत्रफल हमको मालूम है कि y dx है। यदि हम मान लें कि बिंदु O x बराबर 0 है और बिंदु A x बराबर a है तो हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे इंटीग्रेशन a टू 0 टू a क्या हो जाएगा इस OAB का क्षेत्रफल मतलब y dx हो जाएगा। हमने इसको लिख लिया। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 4 गुणे इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। ठीक, अब हम y का मान रख दें। y का मान जो हमने निकाला कितना निकाला है अंडर रूट a² माइनस x², उसको हमने यहां पर रख दिया। हमको सूत्र में मालूम है कि अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x बटे a अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a। हमने इंटीग्रेशन का सूत्र लगा दिया और
0 to a इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब सबसे पहले हमने x बराबर a रखा तो हमें मिल गया a बटे a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स a बटे a। साइन इनवर्स a बटे a मतलब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया 4 गुणे a स्क्वायर बटे 2, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 रखा तो ये 2a स्क्वायर इंटू पाई बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, हमारा क्षेत्रफल आ गया पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। बेटा आप जब भी क्षेत्रफल लिखें तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के साथ साथ उसकी इकाई जरूर लिखें, ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा ही है। पिछले प्रश्न में हमने वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, अब हम दीर्घ वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारा प्रश्न है दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है दीर्घ वृत्त का समीकरण, तो हमने वो लिख दिया। हम जानते हैं कि दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 का केंद्र मूल बिंदु होता है, और जब केंद्र मूल बिंदु होता है तो वह दीर्घ वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। चित्र में देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिया है और मूल बिंदु को केंद्र मान करके एक दीर्घ वृत्त की कल्पना कर ली। यह दीर्घ वृत्त एक्स अक्ष को a पर और y अक्ष को b पर काटता है। दीर्घ वृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घेरा हुआ क्षेत्रफल होता है OAB। जितना क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में दीर्घ वृत्त घेरता है उतना ही क्षेत्र द्वितीय चतुर्थांश में, उतना ही क्षेत्र तृतीय चतुर्थांश में और उतना ही क्षेत्र चतुर्थ चतुर्थांश में घेरेगा। अर्थात दीर्घ वृत्त द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल OAB के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा 4 गुना। अब हम जो हमारा दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया हुआ है वहां से y का मान निकाल लेते हैं। दीर्घ वृत्त के समीकरण को हल करके y का मान निकालने पर हमें y बराबर मिलता है b बटे a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y बराबर हमें मिल गया। अब हम दीर्घ वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु P की कल्पना करते हैं और एक पतली पट्टी मान लेते हैं कि PM दीर्घ वृत्त पर है। PM पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा? इंटीग्रेशन y dx होगा। हम ये मान लेते हैं कि बिंदु O पर x बराबर 0 और बिंदु A पर x बराबर a है, अतः संपूर्ण दीर्घ वृत्त के द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुणे इंटीग्रेशन 0 to a y dx होगा। पट्टी का क्षेत्रफल से हमने क्या किया, इस बाउंडेड एरिया का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 4 गुणे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx। y का मान रख दो, y का मान कितना है b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने रख दिया, ठीक है। b अपॉन ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया तो हमारा बाहर आ गया कितना 4b बटे a और अंदर हो गया इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सूत्र का इस्तेमाल कर लिया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और लिमिट हमारे पास है 0 से a। हमने रख दिया मान, हमारा मान रखने पर क्या आ गया 4b बटे a और हमने a का मान रखा तो a बटे a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये बचेगा a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स a बटे a। साइन इनवर्स a बटे a का मतलब हो गया साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 हो गया तो हमने 2 से 2 काट दिया तो हमारा क्या आ गया पाई AB वर्ग इकाई। इस प्रकार हम वृत्त और दीर्घ वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमने मान लिया कि हमारे पास दो वक्र हैं, पहला वक्र है y बराबर fx और दूसरा वक्र है y बराबर gx।
वक्र y बराबर fx और y बराबर gx एवं रेखाओं x बराबर a और x बराबर b के मध्य घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा इंटीग्रेशन a टू b fx माइनस gx dx, जहां अंतराल ab में fx बड़ा और बराबर हो gx के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो वक्र fx और gx के मध्य का क्षेत्रफल अंतराल ab में fx का क्षेत्रफल माइनस अंतराल ab में gx के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसे और अच्छा समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न है समाकलन विधि द्वारा वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay a इज ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है हम सबसे पहले वो रख लेते हैं। हमें दिया है परवलय का समीकरण। तो पहला समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा है x स्क्वायर बराबर 4ay, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 2 से y का मान निकालने पर कितना आएगा? y का मान आएगा x स्क्वायर बटे 4a और इस मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में क्या दिया है? y स्क्वायर में y बराबर x स्क्वायर बटे 4a रखने पर हमें मिलेगा x की घात 4 बटे 16a स्क्वायर बराबर 4ax मिलेगा। अच्छा, अगर हम 16a स्क्वायर का गुणा सीधे गुणा कर दें और गुणनफल को दूसरी तरफ ले आए तो क्या होगा? x की घात 4 माइनस 64a की घात 3 x बराबर 0 मिल जाएगा। x हमारा कॉमन है, कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया x इंटू x की घात 3 माइनस 64a की घात 3 बराबर 0। इसका मतलब या तो x बराबर 0 होगा या x की घात 3 ऋण 64a की घात 3 बराबर 0 होगा, या x बराबर 0 होगा अथवा x बराबर 4a होगा। x के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? यह हमें y के मान प्राप्त होंगे। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें y बराबर 0 मिल गया। जब हमने x बराबर 4a रखा तो हमें y बराबर 4a प्राप्त हो गया। इसका मतलब है दोनों परवलय एक दूसरे को बिंदु O 0 0 और बिंदु A 4a पर मिलते हैं। इसे हम चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। हमने चित्र में सबसे पहले ले लिया परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और फिर ले लिया परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay। दोनों परवलय एक दूसरे को कहां मिल रहे हैं? O पर और A पर। तो हमें क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है OBACO, ये जो दोनों के बीच का क्षेत्रफल है, इस अभीष्ट क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। इस अभीष्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात कर लें क्षेत्रफल OBALO का क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल में हम घटा दें OCALO का क्षेत्रफल, है ना। अच्छा, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले x का मान O बराबर, O पर क्या होगा? x बराबर 0 है और L पर x का मान कितना होगा? 4a। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 4a y2 माइनस y1 dx। y2 क्या है? हमने ऊपर वाला समीकरण y2 लिया है तो y स्क्वायर बराबर 4ax से y2 निकल आएगा। तो y2 कितना आ गया? अंडर रूट 4ax और y1 कितना आ गया? x स्क्वायर बटे 4a। तो हमारा इंटीग्रेशन कितना हो गया? इंटीग्रेशन 0 to 4a अंडर रूट 4ax माइनस x स्क्वायर बटे 4a dx। पहले वाले से 2 अंडर रूट a बाहर ले लिया तो ये हो गया 2 अंडर रूट a इंटीग्रेशन 0 to 4a रूट x dx। दूसरे वाले से 1/4a कॉमन ले लिया तो माइनस 1/4a इंटीग्रेशन 0 to 4a x स्क्वायर dx। अब हमने समाकलन कर दिया तो 2 रूट a तो जो कहते हो रूट x का समाकलन क्या होता है? x की घात 3/2 बटे 3/2 माइनस 1/4a जो कहते हो x स्क्वायर का समाकलन x की घात 3/3।
ठीक है, अब हम लिमिट रख दें। लिमिट कितनी है हमारी, 0 से 4a, तो पहले हमने 4a रखा और फिर 0 रखा। 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा, तो 4a रख दिया, तो कितना आ गया 4 अंडर रूट a बटे 3 गुणे 4a की घात 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 4a गुणे 4a की घात 3 बटे 3। 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो 4a में से 2 जो है, 2 की घात 2 बराबर 4 होता है, तो इसका तो हो जाएगा 8 और a की घात 3 बटे 2 और a की घात 1 बटे 2 कितना हो जाएगा, a की घात 2, तो हमारा हो जाएगा 8 चौक 32, तो 32 a की घात 3 बटे 3 माइनस 16 a की घात 3 बटे 3 बराबर कितना हो गया 16 a की घात 3 बटे 3 वर्ग इकाई। बच्चों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और रेखा y बराबर mx के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया है परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax, हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, और दिया रेखा का समीकरण y बराबर mx, हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। परवलय और रेखा के बीच उभयनिष्ठ भुज ज्ञात करने के लिए, उभयनिष्ठ बिंदु का भुज मतलब x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान कितना है mx, समीकरण 1 में क्या है y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर में y बराबर mx रखने पर हमें क्या मिल जाएगा mx का होल स्क्वायर बराबर 4ax। 4ax को इधर ले आए तो ये हमें मिल गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया x इंटू एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a बराबर 0। इसका मतलब हमें दो मान मिल गए, पहला मान मिला x बराबर 0 और दूसरा मान मिला x बराबर 4a बटे एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डायग्राम में हम देखें तो हमारा परवलय और रेखा एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काट रही है। जिन बिंदुओं पर काट रही है वो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर x का मान क्या है, O पर काट रही है, O पर x का मान 0 है, और P पर काट रही है जहां पर x का मान कितना है 4a बटे एम स्क्वायर है। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है, हमें ये कवर्ड क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो रेखा और परवलय से घिरा हुआ है। इस अभीष्ट क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या ज्ञात कर लें, हम परवलय का क्षेत्रफल OPN का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और रेखा के भाग OPN का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और दोनों को घटा दें। परवलय का क्षेत्रफल और रेखा के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास लिमिट्स क्या दी हुई है, x का मान 0 है और n पर x का मान कितना है 4a बटे एम स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 4a बटे एम स्क्वायर y2 माइनस y1 dx। ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल। अब y2 बराबर क्या आएगा, तो y2 यहां से निकलेगा परवलय से, और y1 कहां से निकलेगा, वो तो दिया हुआ है रेखा से, तो हमने मान निकाल लिया और मान रख दिए। y2 का मान रखा हमने कितना अंडर रूट 4ax और y1 का मान कितना रख दिया mx, तो हमारा क्षेत्रफल हो गया इंटीग्रेशन 0 टू 4a बटे एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4ax माइनस mx dx। ठीक है, इसको हमने हल कर लिया, हल किया तो क्या हो गया 4ax को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट x माइनस mx। अच्छा 2 अंडर रूट a तो ठीक है कांस्टेंट है, अंडर रूट x का क्या हो जाएगा x की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 माइनस m बाहर है x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, लिमिट क्या है 0 से 4a बटे एम स्क्वायर, तो x की जगह पर 4a बटे एम स्क्वायर रख दिया, तो ये हो गया 3 बटे 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 बटे 3, तो ये हो गया 2 दूनी 4 बटे 3 एक रूट और इंटू 4a बटे एम स्क्वायर की घात 3 बटे 2 माइनस m बटे 2 गुणे x स्क्वायर मतलब 4a बटे एम स्क्वायर का स्क्वायर। जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा इसलिए उसको लिखा नहीं है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लें तो 4a 4 का क्या हो जाएगा 4 की घात 3 बटे 2 है तो वो हो जाएगा 8 और a की घात 3 बटे 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं a अंडर रूट a, एम स्क्वायर की घात 3 बटे 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं m क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने हल कर लिया। अब हमने देखा तो रूट ए क्या हो गया a, तो ये हो गया 8 चौक 32 a स्क्वायर बटे 3m क्यूब माइनस
8a स्क्वायर बटे m क्यूब। ठीक है, अब हमने इसको लघुत्तम ले लिया तो 3m क्यूब हो गया, तो 32 में से 24 चले गए तो हमारा बच गया 8a स्क्वायर बटे 3m क्यूब वर्ग इकाई। ये हमारा किसका क्षेत्रफल हो गया? परवलय और रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है वो है, यदि हमारे पास फलन इस प्रकार से दिए हों कि बंद अंतराल AC में fx जो है वो बड़ा या बराबर हो gx के, और बंद अंतराल CB में फलन fx छोटा या बराबर हो gx के, तब हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमारे पास दिया है कि a छोटा है c से और c छोटा है b से, तो क्षेत्रफल बराबर होगा a टू c fx माइनस gx dx। देखो जहां पर gx छोटा है fx से, वहां पर उस सीमा में fx माइनस gx होगा, और जिस सीमा में gx बड़ा है उस सीमा में gx माइनस fx होगा। इसको हमें विशेष ध्यान रखना है और हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो जिस बिंदु में, जिस अंतराल में जो फलन बड़ा होगा वो फलन पहले आएगा और जो छोटा होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, और फिर हम सबको जोड़ देंगे। बच्चों, हम एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें समाकलन की सहायता से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। शीर्षों के निर्देशांक क्या है? A 2 5, B 4 7 और C 6 2। शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो समाकलन की विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिस सूत्र का हम सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे उस सूत्र को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? हम करेंगे दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण। ये सूत्र क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुणे x माइनस x1। इस सूत्र की सहायता से बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लें। रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा? तो निकलेगा y माइनस 5 बराबर 7 माइनस 5 बटे 4 माइनस 2 गुणे x माइनस 2। या इसको हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा? y बराबर x धन 3, और ये किसका समीकरण? रेखा AB का समीकरण है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु B और बिंदु C को मिलाने वाली रेखा BC का समीकरण होगा y बराबर ऋण 5 बटे 2x धन 17, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। बिंदु C और बिंदु A को मिलाने वाली रेखा ACA का समीकरण होगा, क्या होगा? y बराबर माइनस 3 बटे 4x धन 13 बटे 2, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अगर हम आकृति से देखें तो आकृति से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने आकृति बना दी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हमारी बाउंडेड आकृति है ABC का क्षेत्रफल, इसको हमको ज्ञात करना है। और इसको हमको ज्ञात करना है तो हमको क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा LABM का क्षेत्रफल। ठीक है, LABM का क्षेत्रफल कैसे? फिर प्लस करेंगे MBCN का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस करेंगे LACN का क्षेत्रफल। जब हम पहला क्षेत्रफल LABM का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम पहली रेखा y बराबर x धन 3 का प्रयोग करेंगे AB रेखा का। MBCN का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम BC रेखा को प्रयोग करेंगे, और LACN का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हम AC रेखा का प्रयोग करेंगे। पहले क्षेत्रफल LABM के लिए हमारी जो सीमा होगी वो 2 से 4 होगी। MBCN के क्षेत्रफल के लिए सीमा जो होगी वो 4 से 6 होगी, और LACN के लिए जो सीमा होगी वो 2 से 6 होगी। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला क्षेत्रफल होगा लिमिट 2 से 4 के बीच में x प्लस 3 dx, और दूसरा होगा प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 4 to 6 माइनस 5 by 2x प्लस 17 dx
माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 6 माइनस 3/4x प्लस 13/2 dx। ठीक है, अब इसको जब हम निकालेंगे तो x का क्या होता है, x स्क्वायर बटे 2 और 3 का 3x, तो ये हो गया x स्क्वायर बटे 2 धन 3x और लिमिट हो गई 2 से 4 धन माइनस 5/2 गुणे x स्क्वायर बटे 2 धन 17x लिमिट हो गई 4 से 6 ऋण ऋण 3/4 गुणे x स्क्वायर बटे 2 धन 13/2x और लिमिट हो गई 2 से 6। ठीक है, अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखी तो ये हो गई 4/2 धन 3 गुणे 4 माइनस 2 का वर्ग बटे 2 ऋण 3 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे भी अपर लिमिट, तो पहले 6 रख दिया और फिर 4 रख दिया, माइनस अपर लिमिट, तो पहले 6 रखा और फिर 2 रखा। इसको हल किया तो हल करने पर हमें मिला, कितना मिल गया देख लो आप, हल करने पर हमें मिला 7 वर्ग इकाई। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए थे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल विभिन्न सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है और आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि मेरा यह प्रयास पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।